Hi and welcome everyone. This is Zubia, yours truly biology teacher. तो आज हम क्लास 11th का एक डेमो लेक्चर शूट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड विद आवर यूनिट 3। जैसे कि आप सबके मिड टर्म में 7 चैप्टर्स हो चुके होंगे, तो हम चैप्टर 8 क्लास 11th का जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसे कैरी ऑन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब एनसीईआरटी सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहती है। सबसे पहले हम इस टर्म का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म बेसिक। अच्छा, अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम सब एक घर में रहते हैं, ठीक है, इस वक्त भी हम किसी रूम में बैठे हैं। अगर हम उस घर को देखें या उस घर के भी एक रूम को देखें, तो वो एक रूम किस चीज से बना है? कोई तो चीज होगी ना जो उस रूम को बना रही है, जो उसकी फोर वॉल्स को का कॉम्पोजिशन है, उस फोर वॉल्स को कंट्रीब्यूट करती है उस स्ट्रक्चर में। तो आप सबका आंसर क्या होगा कि उस रूम की वॉल्स को बनाने वाली जो कंपोनेंट है वो है ब्रिक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस रूम के जो वॉल्स हैं उसका जो बेसिक यूनिट है वो है ब्रिक्स। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ह्यूमन बॉडी को बनाने वाली जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। तो यही हमारा चैप्टर है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसे लाइफ का बेसिक यूनिट क्यों कहा है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में होने वाली जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो सारे हमारे सेल में होते हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूं, तो सेल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। सेल में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इज दैट एरिया जहां पे हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं एंड न्यूक्लियस उन्हें डायरेक्ट करता है। इतनी बात समझ आई है? ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, now as you can see on the screen we have different type of cells on the basis of their functions. Okay, so now कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास? नंबर 1 इज आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। आपके सामने पिक्चर भी डिपिक्ट करी गई है। दिस वन इज आरबीसी, दिस वन इज राइट हियर। आपके राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आरबीसी है। अनदर टाइप ऑफ सेल इज डब्ल्यूबीसी। थर्ड इज columnar epithelial cells. Fourth are nerve cells. Fifth tracheids cells and sixth are mesophyll cells. तो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं, these are RBCs. Then here we have white blood cells. White blood cells के different types भी होते हैं like monocyte, eosinophil, basophil, lymphocytes and neutrophils. अब इनकी डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जाएंगे, so you don't have to worry about that. Then third is columnar epithelial cells. जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना आपको, columnar epithelial cells। बायोलॉजी में आप जितना ज्यादा टर्म्स की नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे उतना ज्यादा इजीली आपको चीजें समझ आएंगी, क्योंकि वर्ड्स ना खुद अपने आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपनी बात को कि हम कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, ना अभी हमें पता कि ना अभी हमें नहीं पता कि इनका फंक्शन क्या है, बट लेट अस गेस। एपिथेलियल, एपिथेलियल से आपको क्या समझ आता है? ऑन द स्किन। एपिथेलियल का मतलब होता है ऑन द सरफेस एंड कॉलमनार मतलब उनका कॉलम शेप होगा। तो बताओ, ये जो आपके सामने पिक्चर्स हैं इनमें से कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स कौन से होंगे? दैट इज
दिस वन, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज योर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। देखो ना इनके जो सेल्स के शेप है वो कॉलम शेप है ना, और ये हमारी स्किन पे पाए जाते हैं, so hence they are called as columnar epithelial cells. Then fourth are nerve cells. नर्व सेल से फेमिलियर तो सभी होते हैं, क्लास 10th में हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा होता है। नर्व सेल्स सबसे ज्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देन फिफ्थ वन इज ट्रिकाइड। ट्रिकाइड हमारा ये रहा, दिस वन इज योर ट्रिकाइड एंड मीजोफिल सेल्स। अब इनकी डिटेल में हम आगे जाएंगे, but these are different type of cells found in your body on the basis of their function. Now let's move on. Now we have types of cells. अब दो टाइप के सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? प्रोकैरियोटिक सेल्स, अच्छा पहले हम इनके नॉमेनक्लेचर को समझते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय प्रो? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, पुराने। कैरियन, कैरियोटिक वर्ड आता है कैरियन से, विच मीन्स न्यूक्लियस। अब इसके न्यूक्लियस को हमने पुराना क्यों कहा है? वो इसीलिए क्योंकि अगर हमारे पास सपोज करो ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस में पाए जाने वाली चीजें दैट आर योर क्रोमोसोम्स और डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उनकी ना कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, वो ऐसे ही होते हैं। ये जो बाउंड्री है ना ये नहीं होती। वेराज यूकैरियोटिक सेल में ये सपोज आपका सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसकी तमीज से एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, इसीलिए यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा, और कैरियोटिक वही कैरियन वर्ड से आया है विच मीन्स न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस को हमने ट्रू क्यों कहा है? ट्रू इसलिए कहा है क्योंकि इसके न्यूक्लियस की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है। जैसे ये आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सामान होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, वो इधर उधर साइटोप्लाज्म में आपको नहीं मिलेगा पड़ा हुआ, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक के केस में होता है। यहाँ पर एक रीजन बना होता है, एक रीजन होता है जहां पर आपको डीएनए, क्रोमोसोम्स, है ना, डीएनए के क्रोमोसोम्स ऐसे लाई डाउन हुए हुए मिलेंगे, एक प्रॉपर स्पेस नहीं होता है इनके पास, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो ये डिफरेंस है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। अब एक बारी रीड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी मेन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। भैया सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही ना। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये चीज, ये जो होता है ना, ये सेल को शेप और स्ट्रक्चर देने वाली ये जो बाउंड्री है, दैट आई एम डिपिक्टिंग फ्रॉम रेड कलर, ये चीज, ये देख रहे हो आप, सेल को जो शेप देती है इस चीज को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो कोई भी ऐसा तो सेल होगा नहीं जिसकी एक बाउंड्री नहीं होगी, तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के पास सबसे ज्यादा कॉमन चीज सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर एनवलप की बात करें, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर एनवलप। तो जैसे मैंने आपको डिफाइन किया और हमने कोड किया नोमेनक्लेचर से, ये डिकोड किया है ना हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब। तो न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस का एनवलप क्या प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक में? नहीं, क्योंकि वो ओल्ड है, प्रिमिटिव है, उसमें न्यूक्लियस की एक एनवलप प्रेजेंट नहीं होती। तो न्यूक्लियर एनवलप हम यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट। वेराज न्यूक्लियर एनवलप इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस है, सच्चा न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज।
अच्छा, क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो हम बाद में देखेंगे। इस टर्म का मतलब क्या होता है? देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ऑर्गेनेलीज हैं मेम्ब्रेन रखने वाली। ऑर्गेनेलीज क्या होता है? फॉर सपोज करो, दोबारा से अपने घर वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। एक घर होता है, उसके अंदर कमरे होते हैं, उस कमरे के अंदर बहुत सी चीजें रखी होती हैं। सही है? अभी आप जिस कमरे में बैठे हो अपने आसपास देखो, कहीं कोई चेयर रखी है, टेबल रखी है, आप बैठे हो, अलमीरा है, लाइट है, फैंस हैं। तो ये सारी चीजें जो एक कमरे के अंदर हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द रूम, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर मैं उन ऑब्जेक्ट्स को सेल्स में बोलूं तो वो क्या कहलाएंगी? ऑर्गेनेलीज। क्या कहलाएंगी? ऑर्गेनेलीज। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, हो सकता है समझ ना आया हो। एक रूम के अंदर जो चीजें पड़ी है ना, चाहे अब वो लिविंग है नॉन लिविंग है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। उन ऑब्जेक्ट को अगर मैं उस एनालॉजी से सेल में बात करूं तो सेल के अंदर प्रेजेंट जितनी भी चीजें हैं वो सारी ऑर्गेनेलीज कहलाई जाती हैं। और इस चैप्टर में हम डिटेल में उन्हीं ऑर्गेनेलीज को समझेंगे। अभी आगे हम उन्हीं ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सही है? अब अपने मेन बात पे वापस आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है? So the answer is membrane bound organelles are absent here, whereas membrane bound organelles in eukaryotic cells are present. For example, your endoplasmic reticulum, Golgi complex, vacuoles, chloroplast, plastids. अब ना सेल्स में इनके अपने अपने कुछ फंक्शंस हैं, जिन जो अभी हमने बोला था ना स्टार्टिंग में, क्या था? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस सेल के अंदर प्रेजेंट यही ऑर्गेनेलीज हैं आपकी, जो लाइफ सपोर्ट करती हैं, जो कोऑर्डिनेशन करके या इंडिविजुअली काम करती हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी देने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को। तभी हमने क्या कहा है सेल को? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक बार फिर से रिव्यू करें। हमारे पास दो टाइप के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेराज यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। कोई ऐसा सेल नहीं होता जिसमें मेम्ब्रेन ही ना हो। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, वेराज यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब एक आपके सामने एक इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है। एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट के नेम मेंशन होते हैं, और वो साइंटिस्ट के नेम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें वो साइंटिस्ट का नेम दे देगा, पूछेगा बताओ इनकी डिस्कवरी क्या है, या फिर वो हमें डिस्कवरी दे देगा और पूछेगा बताओ कौन से साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्कवर करी। तो इसीलिए मैंने इसे पहले मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट नोट। सही है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, सबसे पहले क्या लिखा है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, सबसे पहले साइंटिस्ट है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो थी एक लाइव सेल की। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है, सेल तो समझ आता है बट ये लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हमारे पास डेड सेल भी होता है, और ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। भाई, एक लाइव सेल को ऑब्जर्व करना हो जिसमें सारे फंक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं लाइव, वो एक अलग चीज होती है, और एक डेड सेल जो मर चुका है वो एक अलग चीज होती है। डेड सेल को डिस्कवर भी एक साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या था? रॉबर्ट हुक। बट मैंने उसको यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, बट स्टिल इट्स गुड कि हम एक स्टेप आगे चलें। So Anton von Leeuwenhoek was the scientist who discovered live cell,
and Robert Hooke was the one who discovered dead cell. Next is Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस. क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस. ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन वाज वन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. थर्ड पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट नोट का, लिखा हुआ है राइबोसोम्स आर कॉमन इन बोथ. तो जो हमने पहले इस स्लाइड से पहले जो हमने स्लाइड देखी थी टाइप ऑफ सेल्स में, विच वर यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है कि यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, हमारे पास राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होंगे. ओके, तो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अब मैं चाहूंगी आप 1 मिनट इस वाली स्लाइड को रिव्यू करें. ओके, नाउ मूविंग ऑन. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है सेल थ्योरी. अब क्योंकि हम सेल्स की बात तो कर रहे हैं, हमारे पास एनसीईआरटी में सारी सेल्स की बातें लिखी हैं कि ये सेल होता है, इतने टाइप के सेल्स होते हैं और ऐसा दिखता है, ये उसके फंक्शंस हैं. लेकिन ये सारी बातें हमें आज एक कंबाइंड बुक में मिल जाती हैं, एक नोट्स में मिल जाती हैं. लेकिन उस टाइम पर क्या रहा होगा, सेल को डिस्कवर करने वाले कौन लोग होंगे? हमारी तरह ही लेमन लोग होते थे, उनके मन में अलग अलग सवाल आते थे कि भाई सेल होता क्या है, सेल दिखता कैसे है, सेल फंक्शंस क्या करता है, और अगर मेरे पास एक सेल है और मैं चाहूँ मैं अपने घर पर एक नया सेल बनाऊं, तो क्या मैं बना सकती हूँ? मुझे कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी नए नए सेल्स बनाने के लिए? ऐसे प्रश्न उठते होंगे ना लोगों के मन में. तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक क्या आई, सेल थ्योरी. सही है, ये हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देती है. Give answers to our questions. कैसे कैसे questions? कौन से questions? कि भाई what is cell? Cell क्या होता है? What is cell? Where it is found? Where it is found? Cell कहाँ पे मिलते हैं? How it looks? How it looks? Cell दिखता कैसे? How they are formed? क्या घर पर अगर मेरा कभी बैठे बैठे मन करे मैं सेल बनाऊं, तो क्या मैं प्रैक्टिकली इसको अपने घर पे किचन में स्टोर रूम में सामान इकट्ठा करके बना सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करती है हमारी सेल थ्योरी. ओके, ओके, सो सेल थ्योरी को देने वाले, सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन करने वाले दो मेन साइंटिस्ट थे. सबसे पहले थे स्क्लीडन. स्क्लीडन स्क्लीडन डिस्कवर स्क्लीडन हमारे थे बॉटनिस्ट. बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं. तो एक दिन ये बैठे हुए अपनी प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे और इन्होंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑब्जर्व किए और इन्होंने देखा कि अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स मिलकर ही टिश्यूज बनाते हैं और फिर वो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. ओके, इसी दौरान एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शॉन. शॉन, इन्होंने क्या किया, ये एक जूलॉजिस्ट थे. सही है, ही वाज अ जूलॉजिस्ट. जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल्स के ऊपर काम करते होंगे, तो एक दिन बैठे हुए ये भी एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे. एनिमल सेल्स में इन्होंने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अभी हम बात कर रहे थे ना, जो सेल का स्ट्रक्चर देता है, उसको सपोर्ट देता है, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
किसने डिस्कवर करी थी? शॉन ने। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, स्क्लीडन एंड शॉन, जिन्होंने हमारी सेल थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि सेल्स कैसे होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज सेल। अब जब स्क्लीडन ने प्लांट्स में सेल्स को देखा, शॉन ने एनिमल सेल्स को देखा, तो उन्होंने इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि भाई ये सेल होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में होता है। वेयर इट इज फाउंड, अब इनसे पूछा कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो स्क्लीडन ने आंसर दिया खड़े होके प्लांट्स में मिलते हैं। वहीं शॉन ने पीछे से आंसर दिया नहीं नहीं एनिमल्स में भी मिलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हाउ इट लुक्स, स्क्लीडन और शॉन ने पिक्चर्स क्लिक करी और दूसरों को दिखा दी कि देखो भाई हमने ऐसे देखे, आप भी देख लो, ऐसे दिखते हैं सेल्स। हाउ दे आर फॉर्म्ड, अब देखो ये एक बड़ा सा सवाल है जिसमें क्लीडन और शॉन दोनों फेल हो गए। इसका आंसर दे कुड नॉट गिव। बस एक यही पॉइंट था, एक यही सवाल था जिसका आंसर ना क्लीडन के पास था ना शॉन के पास था। तो क्या हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई? सेल थ्योरी ने हमारे 3 क्वेरीज तो सॉल्व कर दी, क्या सेल होता है, कहाँ मिलता है, कैसा दिखता है। बट द लास्ट क्वेश्चन कि वो बनता कैसे है, नए नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, शॉन एंड स्क्लीडन ने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, उन्हें देखा, उनके फंक्शंस, ये सारी चीजें हमें बताई। बट न्यू सेल्स कैसे बनते हैं इस बारे में दे वर कंप्लीटली साइलेंट। तो अब हमारी पिक्चर में एक नए हीरो आने वाले हैं और उनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख रहे हो आप, रुडोल्फ वर्चो। तो यही थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। और इन्होंने क्या आंसर दिया, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको एनसीईआरटी ने कॉलम में एक और टर्म दिए, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट सेल्स बनते हैं सेल्स से प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका आंसर दिया हमारे रुडोल्फ वर्चो ने। तो अब इस सेल थ्योरी में जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूरे आंसर्स हो गए। जो स्क्लीडन और शॉन नहीं बता सके उसे कंप्लीट रुडोल्फ वर्चो ने कर दिया। इसीलिए जब इन तीनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम एक साथ कंसिडर करते हैं तो सेल थ्योरी को कहा जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो एक बार रिव्यू करते हैं। स्क्लीडन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया था, और प्लांट सेल्स में इन्होंने क्या क्या एक चीज देखी थी, बताओ मुझे। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं। शॉन कौन थे? ये जूलॉजिस्ट थे, सही है, जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल्स को देखते थे, उन्हें ऑब्जर्व करते थे, और इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने प्लांट टिश्यूज को भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने प्लांट टिश्यूज को भी ऑब्जर्व किया, और उन्होंने एक डिस्कवरी ये करी कि प्लांट टिश्यूज में भाई सेल वॉल भी होती है। अब ये सेल वॉल क्या है, फॉर सपोज आपका ये सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल, एक दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। बट दैट इज ओनली यूनिक टू प्लांट्स, हमारे अंदर नहीं होती सेल वॉल, प्लांट्स में होती है, इट इज यूनिक टू प्लांट्स ओनली। ये डिस्कवरी करने वाले भी महान व्यक्ति शॉन थे। तो स्क्लीडन, शॉन एंड रुडोल्फ वर्चो ने मिलकर हमारी इस सेल थ्योरी को कंप्लीट कर दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी।
ओके, समझ आया है? यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में अभी हमने बात पीछे भी करी, अब हम इसका थोड़ा ब्रीफ करते हैं। एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक पे एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक हेडिंग है, तो हम भी इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। ऑल राइट, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया था? व्हाट डू वी मीन बाय प्रो? ओल्ड या प्रिमिटिव, और कैरियोटिक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स ओल्ड न्यूक्लियस वाले सेल्स। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जेनेटिक मटेरियल, इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। अभी आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था। सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एज इट इज होगा, उसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, नो मेम्ब्रेन, इसलिए हमने उसे नेकेड कहा है, नो मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डीएनए। डीएनए इनका सर्कुलर होता है, डीएनए इज सर्कुलर and it is also known as plasmids, also known as plasmid। साइज की बात करें तो साइज इनका वेरिएबल होता है, कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है कि इतना बड़ा या इतना छोटा, दे वेरी इन साइज एंड शेप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो दे मल्टीप्लाई रैपिडली। क्या मतलब है रैपिडली से? वेरी फास्ट रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है इनकी, रैपिडली देन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स से ज्यादा रैपिड, ज्यादा फास्ट स्पीड रखते हैं ये अपनी मल्टीप्लिकेशन की। शेप एंड साइज की बात ऊपर हो ही चुकी है, वेरिएबल होता है, डिफरेंट वेराइटीज आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक एक्सेप्शन है, दे हैव वैरायटी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सेप्शन। अब क्या एक्सेप्शन होता है ये हम अभी बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू मीसोसोम्स। देखो, सेल की, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, सही है। अब नॉर्मली क्या होता है, मैंने तो आपको बता दिया ये सेल मेम्ब्रेन है, बट ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना ये सेल मॉडिफाई भी होती है, कभी कभी कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज इनसे मॉडिफाई हो जाती हैं, इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन का। और वो मॉडिफिकेशन क्यों होता है? अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो इन्हीं इनर फोल्डिंग्स को हम मीसोसोम्स कहते हैं, इनर फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्यों क्यों भाई, ऐसे नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में क्या दिक्कत थी जो इनको इस तरीके से मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ी? तो मीसोसोम का जो काम होता है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है। डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ये सारे फंक्शंस हैं मीसोसोम्स के। मीसोसोम क्या बताया मैंने? दैट इज द इनर फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जब सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई हो जाता है।
सही है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। और किस में मदद करते हैं? मीजोजोम रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, और सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है। देखो ना, एक ऐसी सरफेस है और एक ऐसी सरफेस है जिसमें मैं ऐसे 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 लूप्स बनाए जा रही हूँ, तो सरफेस एरिया यहाँ पे ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू हियर, तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, यही कोई एक्सटेंशंस होते हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जिन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में भी इन एक्सटेंशंस को हम क्रोमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स मतलब इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, हैव पिगमेंट्स। आपको पता है ना, साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वो ब्लू ग्रीन कलर कौन देता होगा? यही क्रोमैटोफोर्स। क्रोमा मतलब कलर देने वाले, क्रोमैटोफोर्स कलर बियरिंग, इसलिए इनके पास जो ब्लू ग्रीन कलर होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। Now moving on towards our next topic, cell envelope and its modification. Cell envelope and its modification. देखो, अब सेल एनवेलप से क्या समझ आता है? मान लो ये आपका एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कुछ यहाँ पर ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस सेल की जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं उसको हम सेल एनवेलप जब कहते हैं जब इसकी एक से ज्यादा कवरिंग्स हो जाए। सही है, एक से ज्यादा कवरिंग हो जाए, और ऐसा प्रोकैरियोटिक के केस में हमें देखने को मिलता है। इसके बाहर 3 कवरिंग्स होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये पाई जाती है सेल एनवेलप। इट इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। ऐसा नहीं है कि हर सेल में आपको मिल जाएगा, बैक्टीरिया में मिलता है। अब क्यों मिलता है? बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर, they do not have any locomotory organ, but still they need to perform basic functions like attachment, protection, movement। ये सारे functions भी तो करने हैं उस बैक्टीरिया को। आपको पता है ना, बैक्टीरिया सबसे छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर होता है, तो उसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी उसको अपने बेसिक फंक्शंस करने हैं, जैसे उसको भी अटैच होना है, उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, उसको भी मूवमेंट दिखानी है। तो ये सारे फंक्शंस कैसे होंगे? सेल एनवेलप की मदद से होंगे। सेल एनवेलप में कौन कौन सी लेयर्स आती हैं? देखो, 3 चीजें होती हैं सेल एनवेलप में। सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, देखो ऐसे 3 लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। First layer, second layer, third layer. First layer is called as glycocalyx. Second layer is called as cell wall. फिर जो तीसरी लेयर आती है वो आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। नॉर्मली सेल्स में क्या होता है, सिर्फ एक सेल होता है, उसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना? ये भी है इसमें, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा चीजें, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, और इन्हीं तीनों को मिलाकर हम कहते हैं सेल एनवेलप, लिफाफा, सेल एनवेलप। अब इनकी हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग, बाहर वाली लेयर, हमको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। सही है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर।
अब इसके दो डिविजन्स होते हैं, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। स्लाइम लेयर हम जब कहते हैं जब एक लूज शीट हो, अगर यही सी लूज सी शीट हो, लूज सी कवरिंग हो, तब हम ग्लाइकोकैलिक्स को, देखो ये दोनों स्लाइम लेयर कैप्सूल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स को पुकारने के नाम है। ग्लाइकोकैलिक्स एक अम्ब्रेला टर्म है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट होगी तो हम उसे स्लाइम लेयर कहेंगे, और थिक और टफ होगी, हार्ड कवरिंग टाइप होगी, तब हम उसे कैप्सूल कहेंगे। स्लाइम आपने ली है ना हाथ में, देखी तो होगी एटलीस्ट स्लाइम कितनी जेली जेली सी होती है, तो बस वही है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर जेली जेली सा है, लूज सा है, तो हम उसको स्लाइम लेयर कहेंगे। थिक टफ होगा तब हमें कैप्सूल कहेंगे। सही है। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन अटैचमेंट। देखो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, अगर बैक्टीरिया को कहीं भी अटैच होना है तो ऐसा तो नहीं है वो अपने अंदर से कुछ निकालेगा, अंदर से उसके कोई मॉडिफिकेशंस बाहर निकलेंगे। तो पहला फंक्शन इसका अटैचमेंट होता है, वॉल से या जिस भी चीज पर ये है उससे अटैच होने की। और दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ मटेरियल्स, पेनिट्रेशन इज द सेकंड। तो ये दो हमने देखा इसके ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शंस। फर्स्ट इज अटैचमेंट, सेकंड इज पेनिट्रेशन ऑफ मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। ओके, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स को हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू सेल वॉल। सेल वॉल हमारी मिडिल लेयर होती है। सही है, मिडिल लेयर। सपोज करो ये आपका सेल है, सेल वॉल इज दिस, सेल वॉल इज दिस। सही है, सेल को शेप देता है ये, दिस गिव्स शेप टू सेल। प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, सेकंड इसका फंक्शन है प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी, बस एक बार ध्यान दो कि मैं क्या लिख रही हूँ, आपको खुद समझ आएगा। देखो पहला फंक्शन मैंने बोला कि सेल वॉल शेप देता है। देखो अपने आसपास रूम देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना बस आपका एक घर है, एक छत है, जमीन है और चार दीवारें हैं, नहीं। घर के अंदर हर एक रूम का एक स्ट्रक्चर है, वॉल्स हैं। उन वॉल्स का क्या काम है, आपके अलग अलग रूम्स को शेप देना। उसी तरीके से सेल वॉल का यहाँ भी सेल को शेप देने का काम है। अगर ये सेल वॉल ना हो तो कितना लप्पू सा लगेगा सेल, है ना। तो इसीलिए सेल वॉल का काम सबसे पहला होता है शेप देना। दूसरा टू प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, सेल को कोलैप्स होने से, बर्स्ट फट जाने से बचाना भी सेल वॉल का काम होता है। ओके, अब इसमें से ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, कुछ एक्सटेंशंस। लेट मी जस्ट चेक द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कंप्लीट करते हैं। सेल वॉल की ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। क्या मतलब एक्सटेंशन से, सेल वॉल से कुछ इलोंगेशंस निकलती हैं बाहर, जिन्हें हम कहते हैं फ्लैजेला। नाम आप सभी ने सुना होगा फ्लैजेला का, विच हेल्प्स इन मूवमेंट। सही है, इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल से निकलते हैं। सवाल ऐसे आता है एग्जाम में कि बताओ फ्लैजेला किस सेल के किस पार्ट का एक्सटेंशन है, और आपको ऑप्शंस में दे देगा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनफैक्ट ग्लाइकोकैलिक्स। तो करेक्ट आंसर है सेल वॉल। दिस इज योर फिलामेंट। ये मैंने क्या बनाया, फ्लैजेला।
ये उसका फिलामेंट होता है जिसकी मदद से ये हिलता है तो फिर मूवमेंट होती है। ये हुक है एंड दिस इज द बेसल बॉडी जिससे ये अटैच होता है। ऑल राइट। और भी फ्लैजुला के अलावा हमारे पास पिली होते हैं, फिम्ब्रिए होते हैं। तो ये सारी जो एक्सटेंशंस है ना, ये सारी सेल वॉल से ही निकलती हैं। तो अब हमने हमारी मिडल मोस्ट लेयर सेल वॉल भी डिस्कस कर ली। मूविंग ऑन टू थर्ड लेयर विच इज सेल मेम्ब्रेन, also called as plasma membrane. Plasma membrane. This is the innermost layer. सबसे अंदर वाली लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये अगर हमारा सेल है तो इसके ऊपर जो लेयर लगी है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनसीईआरटी कहती है कि भाई ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल क्या मतलब होता है परमिएबल का? कि इट कैन अलाउ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। फॉर सपोज अगर ये मेरी मेम्ब्रेन है तो ये अपने अंदर और बाहर मूवमेंट रखती है कि भाई सेल के अंदर भी कुछ आ सकता है, सेल से बाहर भी कुछ जा सकता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, वो किसी भी चीज को अंदर आने देती है, किसी भी चीज को बाहर जाने देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज को जो मैंने अभी बोली, कौन सा वर्ड डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे? सेमी। देखो सेमी का क्या मतलब हुआ? सेमी सर्कल सुने? ऑब्वियसली सुना होगा। ये सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। तो इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आधी परमिएबल है, सेमी मतलब हाफ परमिएबल है। ये सिर्फ सिलेक्टेड वंस को ही अलाउ करती है। अलाउ ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स टू एंटर और एग्जिट। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज सेल के अंदर बाहर जा सकती है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही होते हैं जिसको ये अलाउ करती है आने जाने में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और मैं चाहूंगी आप उस पर गौर फरमाएं। क्या लाइन है वो? दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर structurally to that of eukaryotes। क्या मतलब है एनसीईआरटी की इस लाइन का? कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहता है। जो इनकी कॉम्पोजिशन है, जिन चीज से ये बने होते हैं ना, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, वो सारी की सारी जो स्ट्रक्चरली अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ऑल राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो ये हमारे यहाँ पर तीन मेम्ब्रेन्स कंप्लीट होती हैं जो हम सेल एनवेलप की बात कर रहे थे। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी थी? रिवाइज करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट थी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके मिडिल में कौन सी आई? उसके बाद सेल वॉल, और सबसे इनर मोस्ट कौन सी आई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? सेल एनवेलप। किसमें? हर सेल में नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, दीज आर कॉमन सेल ऑर्गेनेलीज। चाहे यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, कॉमन होती हैं ये, कॉमन सेल ऑर्गेनेलीज।
in eukaryotes and prokaryotes. All right. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहूंगी राइबोसोम्स के बारे में, दैट इज दे आर विदाउट मेम्ब्रेन. ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी मेम्ब्रेन ही नहीं होती, सर्कुलर शेप की होती है और सेल में ऐसे ही पड़ी रहती हैं विदाउट मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सिंटोमा. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइज की तो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर्स का इनका साइज होता है और इनका यूज क्या है, दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का सिंथेसिस काम ये करती है. ऑल राइट, विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है, हमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सेंट्रल डोग्मा को समझना होगा. सेल के अंदर डीएनए होता है, ये डीएनए चेंज होता है आरएनए में, ये आरएनए बनता है प्रोटीन. ठीक है, डीएनए का आरएनए में चेंज होना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन. आई नो कि ये तुम्हारे सेल चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये चीज काम आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी. दैट इज द रीजन कि मैं इस चीज को यहाँ मेंशन कर रही हूँ. सेल के अंदर डीएनए होता है, वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेशन कहलाता है. तो यही जो चीज होती है ना, ये आरएनए करता है. आरएनए अगर आपको एक स्ट्रिंग पे मिले, ये रहा आरएनए. आरएनए में दो यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज एक स्मॉल. और अगर बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल आरएनए पे अटैच हुए हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स अगर एक सिंगल आरएनए पे इस तरीके से मोतियों की तरह अटैच हुए हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम एक स्पेशल नाम कहते हैं, दैट इज पॉलीसोम्स. पॉली मतलब बहुत सारे, सोम्स राइबोसोम से आया, बहुत सारे राइबोसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम. ये बात क्लियर है. तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक जो मुझे बीच में इंपॉर्टेंट लगा समझाना सेंट्रल डोग्मा का, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ना कि राइबोसोम्स हैं और वो प्रोटीन बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्लूजन बॉडीज का. इंक्लूजन बॉडीज कहाँ पे पाई जाती हैं, वेयर दे आर फाउंड. पहला तो क्वेश्चन यही है, क्या लगता है कहाँ पे मिलेंगी, क्या सेल के बाहर मिलेंगी, नहीं, सेल के अंदर ही मिलती हैं. कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में मिलती है इन यूकेरियोट्स. अच्छा, इंक्लूजन बॉडीज होती क्या है. मान लो अब वही घर वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं. सभी के घरों में एक ऐसा कमरा जरूर होता है ना जहाँ पे आपकी मम्मी वो सामान डाल देती हैं जो यूज नहीं आता, स्टोर रूम जैसे कहते हैं, जिसमें आप बहुत ही कम विजिट करते हो और ऐसा सामान पड़ा होता है वहां पे जो बहुत ही कमी से यूज होता है. तो एक तरीके से इंक्लूजन बॉडीज वही स्टोर रूम है अपने सेल का. सेल को जिन चीजों से अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ बाद में काम आएगा, या फिर कोई ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा है, उन्हें स्टोर करने का काम इंक्लूजन बॉडीज करती हैं. दे स्टोर, फंक्शन क्या है इनका, स्टोर रिजर्व मटेरियल. भाई हम अपने पैसे कहाँ पे रिजर्व करते हैं, बैंक्स में. हम अपने कपड़े कहाँ पे स्टोर करते हैं, अलमीराज में. हम अपनी बुक्स की भी एक
अलमीरा बनाते हैं, हर चीज की एक अलमीरा होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके रूम में सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो वैसे ही सिस्टमैटिक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं। So this stores reserve materials in the cell. Okay. For example, phosphate granules हो गए, फॉस्फेट स्टोर कर लेंगे, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। इन सबको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। अच्छा, इतनी देर से मैं ग्रेन्यूल्स क्यों बोल रही हूँ? आपने एक बात नोटिस करी, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेन्स, पता है ना आप सबको, ग्रेन्स छोटी छोटी होती हैं ग्रेन्स। उस तरीके से इंक्लूजन बॉडीज भी ग्रेन्स की तरह होती हैं, ग्रेन्यूल्स जब भी इनको कहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर जस्ट लाइक अ पीस ऑफ ग्रेन विदाउट एनी मेम्ब्रेन। कोई सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता, दे आर जस्ट लाइंग देयर इन द साइटोप्लाज्म, so they do not have any membrane. अच्छा, एक एग्जाम्पल गैस वैक्यूल्स का भी होता है, which are found in blue, green and purple photosynthetic bacteria. So this was a small topic of inclusion bodies. तो किन में पाई जाती है? ये तो हमने मेंशन ही नहीं किया। ये पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल वाइंड अप होता है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ा, हमने उसकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो देखी, उसका साइज, उसका फंक्शन, उसमें पाए जाने वाली जो और ऑर्गेनेलीज है वो सब पे हमने बातें करी। अच्छा सॉरी, ऑर्गेनेलीज नहीं, मैं अपनी देखो अपनी बात से मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। शुरू में आपको समझाया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होती, और मैं वो बोल रही थी कि ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक। हमने जो देखी वो इंक्लूजन बॉडीज थी। तो यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स खत्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर सामने यूकैरियोटिक सेल की एक पिक्चर दे रखी है एनसीईआरटी में जो मेंशन है। आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। फॉर सपोज यहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, vacuole, middle lamella, cell wall, mitochondria, ribosomes, chloroplast, cytoplasm, peroxisome, microtubule, plasmodesmata, and smooth endoplasmic reticulum, lysosomes as well. तो इतनी सारी चीजें एक यूकैरियोटिक सेल्स में हमें पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको इतनी सारी चीजें देखकर एक इम्पॉर्टेंट चीज का क्या अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मशीन्स हैं। देखो कितनी सारी चीजें, अब इनका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो देर इज अ डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म का ना कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, और हर कंपार्टमेंट में हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम कर रही होती है। फर्स्ट हमारे पास आया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। क्यों लिविंग, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मान लो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये परमिएबल होती है ना, ये अलाउ करती है मूवमेंट अंदर से बाहर, तो इसलिए हम इसको लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं।
इसकी स्टडी करी गई थी रेड ब्लड सेल्स पे फॉर इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की बात करें तो लिपिड बाइलेयर होती है। व्हाट डू आई मीन बाय लिपिड बाइलेयर, इसको समझते हैं। ये आपकी एक मेम्ब्रेन है, देखो ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होता है। ये आपके इस तरीके से, ये मैंने क्या बनाया, देखो ये आपके लिपिड्स हैं। लिपिड की बाय लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, तो दोनों मिलकर बाय लेयर बन गई। ये आपके पोलर हेड्स होते हैं, इसीलिए ये बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि ये डरते नहीं है पानी से, इसलिए इनका मुंह बाहर की तरफ होता है। और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से इन्हें डर लगता है, इसलिए इनको अंदर छुपा दिया जाता है कि भाई तुम्हें डर लगता है, तुम अंदर की तरफ रहो। हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो इस तरीके से लिपिड की बाय लेयर होती है। ये हमने जूम करके, वो जो एक छोटी सी लेयर होती है ना, उसको जूम करके अगर हम देखें तो वो एक्चुअली में दो लिपिड की बाय लेयर होती है। और कौन सा लिपिड मेनली पाया जाता है, मेनली जो लिपिड पाया जाता है दैट आर फॉस्फोग्लिसराइड्स। जो मेनली पाया जाता है दैट इज फॉस्फोग्लिसराइड्स। प्लस कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं थोड़े से। सही है, तो ये सारी चीजें हैं। अब नोट करो कि आरबीसी में 52% तो प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होता है। ये एनसीईआरटी का आपका डायरेक्ट नोट है जो मैं आपको बता रही हूँ। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। मैम क्या ये हमेशा 52% प्रोटीन 40% लिपिड्स रहेगा हर सेल की मेम्ब्रेन में? तो माय आंसर इज नो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आरबीसी की बता रही हूँ, आपको आरबीसी की बात बता रही हूँ। आरबीसी में, इन आरबीसी हमारे पास 52% प्रोटीन 40% लिपिड पाया गया है। ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझो। मैंने यहाँ पे प्रोटीन की बात करी ना, प्रोटीन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल। अब आपको टर्म से कितना क्लियर हो रहा है ना, इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, अंदर। तो ये लेयर है, वो प्रोटीन्स जो इस लेयर के अंदर हैं या थोड़े से अंदर थोड़े से बाहर हैं, उन्हें इंटीग्रल कहते हैं। और पेरिफेरल उनको कहते हैं जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं। अच्छा, प्रोटीन की जो ये क्लासिफिकेशन कर दी इंटीग्रल पेरिफेरल, ये करी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितना आसान है उनको एक्सट्रैक्ट करना मेरे लिए। इंटीग्रल प्रोटीन्स को आसान नहीं होगा क्योंकि वो तो अंदर है, आधे अंदर या आधे बाहर है। पेरिफेरल जो पेरिफेरी पर ही है, बाहर ही है। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमने कर दिए प्रोटीन्स के। मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देने वाले दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर समझाया उनके मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या मतलब है, देखो सिंगर एंड निकोलसन का कहना था कि जो एक सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, उसका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। कैसा? क्वासी फ्लूइड नेचर। क्या मतलब है क्वासी फ्लूइड नेचर का? इट मीन्स कि वो पार्टली फ्लूइड होती है एंड पार्टली सॉलिड होती है। आपने क्ले देखी है, क्ले को अगर हम हाथ में लेते हैं तो वो, हम उसे जिस भी शेप में मॉडिफाई करना चाहें उस शेप में मॉडिफाई भी हो जाती है। और
सॉलिड भी होती है। कोई उसको ये तो नहीं बोलेगा कि क्ले इज लिक्विड या क्ले इज गैस, तो सॉलिड भी होती है। तो कुछ इसी तरीके का मटेरियल हमारे सेल मेम्ब्रेन का होता है, जिसे क्वासी फ्लूइड बोला जाता है, कि पार्टली फ्लूइड पार्टली सॉलिड, ना पूरी पत्थर जैसी सॉलिड है, ना बिल्कुल पानी जैसी फ्लूइड है। तो क्वासी फ्लूइड का मतलब समझ आया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि थोड़ा इस बारे में सोचो कि सेल मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड ही क्यों होना था, वो सॉलिड क्यों नहीं हुई, या वो फ्लूइड क्यों नहीं हुई? थोड़ा सोचो इस बारे में। ओके, लेट मी आंसर। इसका क्वासी फ्लूइड नेचर इसीलिए हुआ क्योंकि जो सबसे ज्यादा मेन फंक्शन होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हमें वो फैसिलिटेट करना था। सपोज करो अगर वो खाली सॉलिड होती, क्या सेल के अंदर बाहर मूवमेंट हो पाती? नहीं। सपोज करो वो खाली फ्लूइड होती, तो क्या एक सेल को रिजिडिटी मिल पाती, सेल एग्जिस्ट करता, सेल का कोई कंपोनेंट उसके अंदर रह पाता? बिल्कुल नहीं। तो क्वासी फ्लूइड नेचर से हमारी मूवमेंट हो सकती है प्रोटीन्स की। movement of proteins can take place inside the cell as well as outside the cell। समझ आया इस बात का? तो इस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। किन दो साइंटिस्ट ने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने, और उन्होंने एक्सप्लेन किया क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया कि क्वासी फ्लूइड नेचर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि सेल की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे अगर हम मेंशन कर दें सेल ग्रोथ के लिए, सेल भाई बढ़ेगा कैसे अगर वो सॉलिड हो जाएगा? वो ग्रो ही नहीं करेगा। इंटरसेल्यूलर जंक्शंस बनाने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जंक्शंस जो बनते हैं, वो भी इसी क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से बनते हैं। जो अगर हमें सेल को सिक्रीशन करवाना होगा, तो वो भी सिक्रीशन क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से होता है। एंडोसाइटोसिस, सेल को अपने अंदर कोई सी चीज लेनी होती है, तो वो भी क्वासी फ्लूइड नेचर के थ्रू होती है। सेल डिवाइड कर पाते हैं क्योंकि उसका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, वो हार्ड नहीं होता कि टूट जाए। जो ट्रांसपोर्ट करना होता है मटेरियल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक बार हम रिवाइज करेंगे कि भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगन एंड निकोलसन ने। क्वासी फ्लूइड नेचर क्यों होता है? क्योंकि हमें जंक्शंस चाहिए, हमें सेल्स में मूवमेंट चाहिए। हम ये नहीं चाहते हमारा सेल रुका रहे, सेम साइज का रहे, हम उसकी ग्रोथ चाहते हैं, और हम उसमें से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं। So these are some of the reasons क्यों सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट की बात मैंने आपसे कही ना, ये ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का होता है। तो जितनी क्लियर होती रहेंगी ना बातें, उतना अच्छा है कि हम ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकें, वरना आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में देखो, दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल का, और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी खर्च होती है इधर से उधर ले जाने में। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च नहीं होती। ओके, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सेल वॉल्स।
हमने सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करते टाइम ये कहा था कि वो एक लिविंग मेम्ब्रेन है, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हमने उसके डिस्कस करे। बट सेल वॉल इज डेड, सेल वॉल इज डेड। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इट गिव्स शेप टू अ सेल। सेल वॉल नहीं होगी तो सेल इधर उधर बहेगा, इधर उधर, मतलब बहुत ही एक ना सॉलिड शेप नहीं होगा। सेल वॉल ही तो होता है जो उसको एक प्रॉपर शेप देता है। नेक्स्ट उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो भी मैकेनिकल डैमेज है उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ओके, और इन्फेक्शंस, सेल टू सेल इंटरेक्शन करने के लिए, और एक बैरियर भी क्रिएट करता है इनडिजायरेबल टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, अब एल्गल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल पे थोड़ा देख लो। एल्गल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन ये इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और मिनरल से बनी होती है। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज, या आपके जो चैप्टर है ना प्लांट किंगडम, उससे भी रिलेट करके पढ़ा रही हूँ मैं आपको। तो जितना हम रिलेट करके पढ़ेंगे और जितनी बार चीजों को हम रिवाइज करेंगे उतना आसान होता है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स, ये कॉम्पोजिशन है प्लांट सेल का। तो ये एक डिफरेंस प्लांट एल्गल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल में हमने देखा। अच्छा, अब मान लो अभी मैंने सेल टू सेल जंक्शन की बात करी थी, उसे एक्सप्लेन करूंगी। ये एक सेल है, दिस इज योर दूसरा सेल। ये देखो, थोड़ी सी ड्राइंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये सेल टू सेल जंक्शंस की बात कर रही थी मैं। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जो साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करे ना, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और ये देख रहे हो ये बीच वाली लाइन, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। क्या बोलते हैं? मिडल लैमेला। और ये मिडल लैमेला, और ये मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। कैल्शियम पेक्टेट। और क्या फंक्शन होता है इसका? इट ग्लूज नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये देखो चिपका के रख रखा है ना, आप जैसे ग्लू या फेविकॉल का इस्तेमाल करते हो ना दो चीजों को चिपकाने के लिए, तो बस ये सेल में फेविकॉल का काम करता है टू पेस्ट या ग्लू नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स को चिपकाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारी है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर आ गए। क्या मतलब है एंडोमेम्ब्रेन का? देखो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन की बात करी, उसके बाहर प्रेजेंट सेल वॉल की बात करी, फिर हमने ग्लाइकोकैलिक्स, बट वो एक स्पेशल केस था। मतलब अभी तक हमने जितनी भी बात करी वो सब कुछ बाहर की थी। अब हमारा जो एक चैप्टर टर्न ले रहा है, वो अब हम अंदर जो ऑर्गेनलीज हम डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे शुरू में, अब हम उन पर शिफ्ट हो रहे हैं। और उसी सिस्टम जो एक सेल में पाया जाता है, दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन के अंदर का एक सिस्टम। There are some organelles which perform different functions. सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनलीज होती है ना,
इन्हीं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ऑर्गेनेलीज यहाँ पे पाई जाती हैं और वो ऑर्गेनेलीज साथ में काम करती हैं, जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। देखो एंडो, अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मैम सेल के अंदर प्रेजेंट जितना भी सब कुछ है, जितनी भी ऑर्गेनेलीज है, वो सारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? नहीं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट सिर्फ 4 चीजें हैं और उसको याद रखने के लिए मैंने आपके सामने एक ट्रिक बना रखी है। ये बहुत आसान सी ट्रिक है, हम कभी कभार भूल जाते हैं, इतनी सारी ऑर्गेनेलीज हम पढ़ लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो कौन सी 4 थी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनाती है। तो दैट इज इंडोनेशिया से गोल्जी लाया वैक्यूल्स। ये ट्रिक है, इंडोनेशिया से गोल्जी लाया वैक्यूल्स। यहाँ पे जो कलर्ड है ना, रेड कलर से जो इंडिकेटेड है, उन्हीं का मीनिंग है, बाकी सिर्फ एक निमोनिक। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एन से हम याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी तो अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाया, लाया का लाए से लाइसोसोम्स, और वैक्यूल्स तो अपने आप को एक्सप्लेन कर ही रहा है। तो ये ट्रिक आई होप आपको अच्छी लगी और आप यूज करेंगे इसको याद रखने में, क्योंकि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि वो कौन सी 4 ऑर्गेनेलीज थी। तो सबसे पहले इंडोनेशिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाया का लाए से लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स and vacuoles, they together form the part of endomembrane system. अब इनके बारे में डिटेल में हम एक रेगुलर बैच में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और क्यों हमने इन्हीं चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा, और why we have not included chloroplast, mitochondria in our endomembrane system. Okay, so this terminates this demo lecture here and I hope कि आप सभी को पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा डेमो लेक्चर था जो इतना भी छोटा नहीं था, बट ओके, आई होप आप सबको सभी कुछ समझ आया हो और आपने साइड बाय साइड नोट्स बनाए हो। एंड या तो दिस वाज, हम यहाँ पर इसको रोकते हैं और एक रेगुलर बैच में हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और ऐसी ट्रिक्स और निमोनिक्स याद रखने की, वो सारी चीजें आपको बैच में मिलेंगी। तो दिस वाज द डेमो लेक्चर फॉर क्लास 11। थैंक यू।